वेलकम बैक व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने कोर्स ओवरव्यू के साथ ये भी समझा था कि गूगल क्रोम में जावास्क्रिप्ट लिख के कैसे रन किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो स्किप की है तो पहले देख लें, उसका लिंक अभी ऊपर शो हो रहा है। आज हम फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लॉजिकल चैलेंज करेंगे। सिंपल सा चैलेंज है, आगे आगे इस कोर्स में कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैलेंज ये है कि हमारे पास एक इवन और ऑड नंबर्स की एरे है। मैंने इस एरे का नाम n रखा है, आप कोई भी नाम रख लें। जावास्क्रिप्ट में एरे को वेरिएबल की तरह लेट, वार या कांस्ट कीवर्ड के बाद इक्वल टू साइन लिख के क्रिएट किया जाता है और एरे में अमूमन एक से ज़्यादा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं जिनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। हमने इस एरे पे जावास्क्रिप्ट लॉजिक लगा के कंसोल में इस तरह प्रिंट करना है कि इवन नंबर के साथ इज़ इवन नंबर और ऑड नंबर के साथ इज़ ऑड नंबर 1 बाय 1 प्रिंट हो। इस चैलेंज को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, सो अभी वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से सोच के ये चैलेंज सॉल्व करने की कोशिश करें। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस चैलेंज को सॉल्व करने के बहुत से पॉसिबल मेथड्स हैं। फर्स्ट सोल्यूशन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इस कोर्स की कोई वीडियो मिस कर दें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पहला पॉसिबल मेथड फॉर लूप या वाइल लूप के ज़रिए है। फॉर लूप और वाइल लूप का सिंटैक्स आपके सामने है। वाइल लूप के स्टार्ट में लूप की लिमिट और एंड पे i++ लिखना पड़ता है ताकि हर दफ़ा लूप का कोड रन होने के बाद i की नेक्स्ट वैल्यू पे रन हो। फॉर लूप बेटर इसलिए है कि इस i की स्टार्टिंग वैल्यू, लिमिट और i++ तीनों एक ही जगह लिखे जा सकते हैं, इसलिए गलती का चांस कम है। As for loop is a better option as compared to while loop, so I am using for loop. For loop का सिंटैक्स टाइप करें, let's replace index with I. बाउंड की जगह हम n.length लिखेंगे ताकि for loop एरे की तमाम वैल्यूज़ पे 1 by 1 लॉजिक अप्लाई करे। इस सिंटैक्स को समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एरे की हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है और जावास्क्रिप्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी इस एरे में पहली वैल्यू 2 का इंडेक्स 0 जबकि आखिरी वैल्यू 9 का इंडेक्स 9 है। क्योंकि कुल 10 वैल्यूज़ हैं और एरे की फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से आखिरी वैल्यू का इंडेक्स लेंथ से एक कम होगा, यानी टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, ये होगी एरे की लेंथ। और इसमें जो इंडेक्स होगा पहली वैल्यू का 0 होगा तो आखिरी वैल्यू का इंडेक्स इसकी लेंथ से कम होगा, यानी 10 वैल्यूज़ हैं तो आखिरी वैल्यू का इंडेक्स 9 होगा। इंडेक्स के बाद एरे लेंथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एरे लेंथ का मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन एरे है। इस एरे में कुल 10 वैल्यूज़ हैं और इसलिए इस एरे की लेंथ 10 है। और एरे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एरे डॉट लेंथ मेथड यूज़ होता है, यानी इस एरे का नाम n है इसलिए इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए n डॉट लेंथ लिखेंगे। इस फॉर लूप के सिंटैक्स का मतलब ये है कि इंडेक्स 0 से फॉर लूप की लॉजिक अप्लाई करना शुरू करो और i++ का मतलब ये है कि हर वैल्यू पे लॉजिक लगाने के बाद i की वैल्यू एक दर्जा बढ़ा दो, यानी पहली दफ़ा i 0 होगा तो पहली इंडेक्स 0 पे मौजूद वैल्यू 2 पे लॉजिक अप्लाई होगा, फिर i की वैल्यू 0 + 1 होके 1 हो जाएगी तो एरे की इंडेक्स 1 पे मौजूद वैल्यू 5 पे लॉजिक अप्लाई होगा एंड सो ऑन। और i लेस दैन n डॉट लेंथ का मतलब ये है कि जब i की वैल्यू एक एक बढ़ते बढ़ते एरे की लेंथ यानी 10 के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो लॉजिक अप्लाई करना स्टॉप कर दो। इट मीन्स कि आखिरी बार लॉजिक i = 9 यानी इस एरे की 10वीं वैल्यू पे अप्लाई होगा और फिर लूप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें पता है कि एरे में कुल 10 वैल्यूज़ हैं तो i इज़ लेस दैन n डॉट लेंथ की जगह i इज़ लेस दैन 10 या i = 9 क्यों नहीं लिख लेते। बिल्कुल ऐसा करने से भी काम हो जाएगा, बट से आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है और इस एरे में वैल्यूज़ की जगह आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आ रही हैं। अब अगर आप एक नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इसमें 11वीं प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी तो एरे की लेंथ n डॉट लेंथ जो है वो काम करेगा, लेकिन अगर आपने उसकी जगह पे नंबर लिखा होगा i इज़ लेस दैन 10 तो फिर नई प्रोडक्ट्स ऐड होने से एरे पे कोई भी लॉजिक जितने आपने फंक्शन क्रिएट किए होंगे वो काम 10वीं वैल्यू तक ही करेंगे, उसके आगे ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहाँ नंबर लिखा है, लेंथ नहीं लिखी। इसलिए जावास्क्रिप्ट में हमेशा लॉजिकल सिंटैक्स यूज़ किया जाता है, मैनुअल वैल्यूज़ नहीं लिखी जाती जहाँ जहाँ कोई मेथड अप्लाई होता हो। आई होप मैंने यहाँ तक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब लूप के अंदर वो लॉजिक लिखेंगे जो फॉर लूप एरे की हर वैल्यू पे 1 by 1 अप्लाई करेगा।
इसके लिए करली ब्रेसेस के दरमियान इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले ये फाइंड आउट करना है कि इवन वैल्यू कौन सी है और फिर उसके साथ इवन नंबर प्रिंट करना है। अगर इवन ना हुई तो वैल्यू के साथ इज़ ऑड नंबर प्रिंट करना है। सो इफ़ एल्स का सिंटैक्स लिखें। इफ़ कंडीशन की लॉजिक को समझ लेते हैं। पैरेंथेसिस में इफ़ कंडीशन की लॉजिक में n स्क्वायर ब्रैकेट i %2 का मतलब ये है कि इंडेक्स i पे n की जो वैल्यू है, यानी i की जब वैल्यू 0 होगी तो फिर 2 वैल्यू होगी पहली दफ़ा। हर दफ़ा i की वैल्यू चेंज होती जाएगी और इस तरह हर वैल्यू पे ये लॉजिक अप्लाई 1 बाई 1 होती रहेगी। लॉजिक का मतलब ये है कि n की जो i इंडेक्स पे वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो। परसेंटेज साइन को मॉड्यूलर कहते हैं और ये जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है, यानी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो बाकी जो होल नंबर बचेगा उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर पूरा पूरा तकसीम हो रहा हो तो 0 बचता है और अगर पूरा पूरा तकसीम ना हो रहा हो तो कोई नंबर बचता है। सो अगर इवन वैल्यू होगी तो 2 पे फुली डिवाइड होने की वजह से रिमाइंडर 0 आएगा। और ट्रिपल इक्वल टू का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू और 0 की वैल्यू भी सेम हो, प्लस दोनों की डाटा टाइप भी सेम हो। याद रखें जावास्क्रिप्ट में सिंगल इक्वल टू साइन जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ये वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है, ये इक्वल टू के लिए यूज़ नहीं होता। जबकि डबल इक्वल टू साइन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं और उनकी डाटा टाइप लेकिन डिफरेंट हो सकती है, यानी एक साइड पे स्ट्रिंग हो और उसकी वैल्यू 5 ऐसे और दूसरी तरफ 5 नंबर है तो डबल इक्वल टू करके अगर आप चेक करेंगे तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये डबल इक्वल टू जो है ये सिर्फ दोनों साइड्स की वैल्यू देखेगा, उनकी डाटा टाइप नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स जो हैं उनकी डाटा टाइप भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो। एनीवेज इस एग्जांपल में एरे की तमाम वैल्यूज़ नंबर हैं इसलिए और 2 पे डिवाइड करनी है, इसलिए डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एरे की वैल्यू 2 पे तकसीम करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तब क्या करना है कि कंसोल में एरे की वैल्यू के साथ इस इवन नंबर कनकैटिनेट करना है। इस इवन नंबर से पहले एक स्पेस भी रखेंगे ताकि ये नंबर के साथ जुड़ ना जाए बल्कि दरमियान में सेंटेंस की तरह एक स्पेस हो। एल्स कंडीशन में हमें कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वैल्यू इवन नहीं होगी तो ऑड होगी, तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ में इस ऑड नंबर कनकैटिनेट करेंगे। कोड रन करते हैं। परफेक्ट। फॉर लूप और वाइल लूप में हमें इंडेक्स की रेंज और i++ लिखना पड़ता है, क्यों ना इससे भी जान छुड़ा ली जाए। इसके लिए फॉर ईच यूज़ किया जाता है। फॉर ईच के नाम से ही जाहिर है कि एरे की हर वैल्यू पे कोड अप्लाई करेगा। सो फॉर ईच इज़ बेटर देन फॉर लूप। लेट्स अप्लाई फॉर ईच मेथड इन ओवर चैलेंज। एरे के नाम के साथ डॉट लगा के फॉर ईच लिखें और इसकी पैरेंथेसिस में एरो फंक्शन क्रिएट करें जो एरे की हर वैल्यू पे पहले वाली इफ़ एल्स लॉजिक अप्लाई करेगा। यहाँ x से मुराद एनी वैल्यू ऑफ ओवर एरे है, सो x की जगह ABC या कोई भी वर्ड जैसे नंबर, वैल्यू वगैरह भी लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम होगा। एल्स स्टेटमेंट में कंकैटिनेट की बजाय टेम्पलेट लिटरल यूज़ करते हैं। टेम्पलेट लिटरल यूज़ करने के लिए बैक टिक्स यूज़ किए जाते हैं। कीबोर्ड पे एस्केप बटन के नीचे बैक टिक्स का बटन है और इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आप कंकैटिनेट की बजाय स्ट्रिंग वैल्यू को नॉर्मल सेंटेंस की तरह लिख सकते हैं, जबकि वेरिएबल्स या अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशन वाला कोड $साइन के साथ करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं। लेट्स राइट इट फॉर ओवर चैलेंज। x की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी। पहली दफ़ा जब फॉर ईच अप्लाई होगा तो x की वैल्यू हमारी एरे की फ़र्स्ट वैल्यू यानी 2 होगी। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू नेक्स्ट डिजिट इन ओवर एरे यानी 5 होगी एंड सो ऑन। इसलिए इसे $साइन के साथ करली ब्रेसेस में लिखेंगे। लेट्स रन ओवर कोड।
सो नाउ इट इज़ क्लियर कि फॉर ईच में हमें इंडेक्स की स्टार्टिंग एंडिंग और हर दफ़ा इंक्रीमेंट होने वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फॉर ईच एडवांस्ड मेथड है। दूसरा तरीका मैप और फिल्टर मेथड्स का है। लेट्स कमेंट आउट फॉर लूप सिंटैक्स। फ़िल्टर क्या करता है कि एरे की तमाम वैल्यूज़ पे एक लॉजिक परफॉर्म करके उन वैल्यूज़ की न्यू एरे बनाता है जो लॉजिक पे पूरी उतरती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर लॉजिक में इवन वैल्यूज़ को फ़िल्टर करेंगे तो वो एक नई एरे बनाएगा, पुरानी एरे अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और नई एरे जो है वो उस पुरानी एरे में से सिर्फ इवन वैल्यूज़ को उसमें रख के तो नई एरे एक बनेगी। हम अपनी एरे में से इवन और आड वैल्यूज़ को अलग अलग फ़िल्टर करके इवन और आड वैल्यूज़ की अलग अलग एरेज बना सकते हैं। लेट्स डू दिस। इस सिंटैक्स का मतलब ये है कि हमने इवन नाम की एक एरे बनाई है जिसकी वैल्यूज़ एन एरे को फ़िल्टर करके आएंगी, और फिल्टर की पैरेंथेसिस में हमने एक एरो फंक्शन बनाया है जो एरे की हर वैल्यू को 2 पे डिवाइड करके चेक करेगा। फ़िल्टर से पहले डॉट लगा के एरे के पेरेंट एरे का नाम लिख दिया है, इसलिए फ़िल्टर खुद ब खुद पेरेंट एरे की सब वैल्यूज़ पे लॉजिक लगाएगा। इसलिए फ़िल्टर के लॉजिक में ए की बजाय एक्स वाई जी या कुछ भी अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, रिज़ल्ट एक ही होगा। इसी तरह ऑड वैल्यू की एरे के लिए फ़िल्टर मेथड अप्लाई करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब जावास्क्रिप्ट में इज़ नॉट इक्वल टू होता है। अब इवन और ऑड एरेज को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। सक्सेसफुली इवन ऑड वैल्यूज़ अलग अलग एरेज में आ गई हैं। कंसोल में एरे को एक्सपेंड करें तो एरे की हर वैल्यू की इंडेक्स और एरे की लेंथ भी देख सकते हैं। अब इन दोनों एरेज पे अलग अलग मैप अप्लाई करके हर वैल्यू के साथ इज़ इवन नंबर या इज़ ऑड नंबर ऐड करते हैं। फ़िल्टर की तरह मैप मेथड भी न्यू एरे जनरेट करता है और ये पेरेंट एरे की हर वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करके नई वैल्यू नई एरे के अंदर जनरेट करता जाएगा। इसका सिंटैक्स बिल्कुल फ़िल्टर की तरह होता है, जस्ट फ़िल्टर की जगह पे मैप लिखेंगे। अब इवन नंबर और ऑड नंबर एरेज को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। एज इंटेंडेड हर वैल्यू के साथ इज इवन नंबर या इज ऑड नंबर कंकैटिनेट होके न्यू एरेज बन गई हैं। क्योंकि मैप से पहले डॉट के साथ पेरेंट एरेज के नाम लिख दिए हैं, इसलिए मैप की पैरेंथेसिस में एक्स की जगह ए बी सी या कुछ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम होगा। एक्स की वैल्यूज़ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा टारगेट तो सब वैल्यूज़ को वन बाय वन प्रिंट करना है, ना कि एरे प्रिंट करना। ये कैसे होगा? इसके लिए हम मैप की लॉजिक में एक और सिंटेक्स ऐड करेंगे कि पेरेंट एरे की हर वैल्यू के साथ इज़ इवन नंबर या इज़ ऑड नंबर लगाने के बाद उस न्यू वैल्यू को कंसोल में प्रिंट भी कर दे। लेट्स डू दिस। इसके लिए मैप के एरो फंक्शन में हम एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करेंगे और फिर उस वेरिएबल को कंसोल में लॉग करेंगे।
वेरिएबल इसलिए डिफ़ाइन किया है ताकि कंसोल डॉट लॉग की पैरेंथेसिस में इतना लंबा टेक्स्ट लिखने की बजाय जस्ट एक अल्फ़ाबेट लिख के काम हो जाए। यहाँ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डबल कोट्स की बजाय बैक टिक्स यूज़ की जाएं तो इन्वर्टेड कामास की ज़रूरत भी नहीं होती, और जो वैल्यू बार बार चेंज होनी हो उसको डॉलर और करली ब्रेसेस में लिखते हैं। बैक टिक का जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर, ये कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन होता है और उसके ऊपर बैक टिक का बटन होता है। लेट्स रन द कोड। देयर इट गोज़। 7 का आपने टेबल बनाना है और आपके पास एरे है 1 से 10 तक नंबर्स की, तो आप उस एरे पे मैप लगाएं और मैप के अंदर आप जो लॉजिक लिखेंगे वो होगा कि जो एरे है 1 से 10 वाली उसकी हर वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 7 करो, तो फिर 7 का टेबल जनरेट हो जाएगा नई एरे में। फिल्टर के ज़रिए आप किसी भी एरे से लॉजिकल टेस्ट पे पूरा उतरने वाली वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके न्यू एरे बना सकते हैं। अब फोर्थ और सबसे शॉर्ट बेस्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सोल्यूशन में हम फॉर ईच के साथ कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसे जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। सेकंड सोल्यूशन में एक्सप्लेन किया था कि टेम्पलेट लिटरल्स में हम बैक टेक्स्ट यूज़ करके वेरिएबल्स और अरिथमेटिक इक्वेशंस को डॉलर और करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर को डॉलर और करली ब्रेसेस में लिखेंगे और लिखने का तरीका ये है कि वैल्यू को 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, यानी x रिमाइंडर 2, और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि एक कंडीशन है जिसको चेक करके ऑप्शंस के साथ मैच करना है। सो इफ़ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, यानी नंबर 2 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, तो पहली ऑप्शन यानी इवन प्रिंट होगी, और अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन यानी ऑड प्रिंट होगा। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। फॉर ईच में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स क्लियर द कंसोल। अब एरो फंक्शन में इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह हम टेम्पलेट लिटरल और टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए एक लाइन में लॉजिक लिखते हैं। इस कोड को समझने के लिए अंदर से रीड करना शुरू करें। ये हमारा वो सेंटेंस है जो कंसोल में प्रिंट कराना है, यानी x इज़ इवन नंबर या फिर x इज़ ऑड नंबर। इसे बैक टेक्स्ट में लिख दिया है, इसलिए अब इसके लिए वेरिएबल वैल्यूज़ और इक्वेशंस को डॉलर साइन और करली ब्रेसेस में लिखेंगे। सो x को डॉलर और करली ब्रेसेस में लिखा है। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर एक अरिथमेटिक कंडीशन है जो लॉजिक के हिसाब से इवन या ऑड होगी, इसलिए इसको भी डॉलर और करली ब्रेसेस में लिखेंगे। जबकि इज़ और नंबर स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि हम बैक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए इन्हें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रैप करने की ज़रूरत नहीं। लेट्स रन द कोड। हमारी टर्नरी कंडीशन में इवन और ऑड भी स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए इन्हें डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स चेक। याद रखें, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से वाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, टेम्पलेट लिटरल्स और टर्नरी ऑपरेटर्स को समझा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। It takes lots of effort and time to create a detailed tutorial like this. जल्द ही नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट चैलेंज के साथ मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।